भाजपा और शिंदे शिवसेना की युति स्वीप कर रही है। कई जगह तो भाजपा खुद बहुमत में आ गई है। तो जहां इन सभी निर्णय के संकेत पर हमें खुशी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अंतिम प्रतिक्रिया देंगे मुंबई से जब पूरे निर्णय आ जाएंगे। वो अधिकृत ब्रीफिंग आप लोगों को दी जाएगी। तो ये बात मैं पहले कह देना चाहता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करने का निर्देश हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रेस है, ये मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं पटना में था, इसलिए मुझे कहा गया नहीं, आप वहीं से प्रेस करिए। मित्रों, ये मामला बंगाल सरकार के द्वारा जिस तरह से बर्बरता पूर्वक ईडी के अधिकारियों को रोकने की कोशिश की गई, वो मामला कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उससे बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहले ये मैं बता दूं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को खुली बहस में यह बताया कि आईपैक कंपनी के पास कोयला घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के 20 करोड़ रुपए जमा करने का पूरा संदेहास्पद एविडेंस आया था, इसलिए जांच करना जरूरी था। उनके कई और ठिकानों पर भी हम चेकअप करेंगे। आपको मालूम है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला है बंगाल में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, वहां कोयला जाता है, स्मगलिंग होता है और बाद में विदेश से उसको वापस लेते हैं, हवाला के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। क्योंकि मैं पूर्व में देश का कोयला खान मंत्री रहा हूं, तो बंगाल में कोयले खान में क्या क्या होता है इसकी काफी जानकारी मुझे है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ये बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि प्रशासन तो उनका होता है। तो ये जांच चल रही थी। तो चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया कि आईपैक के यहां हम क्यों गए थे, तो बिल्कुल वो कोयला घोटाले की जांच के लिए गए थे। और आपको मालूम ही है कि वहां पर ममता जी पहुंच गई और एक हरे रंग की फाइल लेकर निकल गई। और सबसे तो हास्यास्पद दृश्य वो था, आपने देखा होगा कि कलकत्ता पुलिस के इंस्पेक्टर, बाकी पदाधिकारी बड़ी बड़ी फाइल लेकर भाग रहे थे ममता जी के पीछे पीछे, और उनके साथ डीजीपी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर भी गए थे ममता जी के साथ रेड में मदद करने के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब सुनवाई का समय आया, तो ये भी बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूरे तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल के व्हाट्सएप पर यह समाचार गया, कोर्ट में आ जाओ, और मतलब सुनवाई नहीं होने दो। और बाद में जज साहब उठ गए। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में बताई गई। मैं आप पटना के अपने प्रेस मित्रों को देश के लिए एक बात बताना चाहूंगा। ये रेड ममता जी के घर पे नहीं हो रही थी, ये रेड ममता जी के दफ्तर पर भी नहीं हो रही थी, ये रेड तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पे नहीं हो रही थी, और ये रेड किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पे नहीं हो रही थी। ये रेड आईपैक नाम के कंसल्टेंसी फर्म क्या हो रही थी, ये जानना जरूरी है। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री भागते हुए जाएं, गाड़ी से उतरें, पता पूछें और 11वीं मंजिल पर चढ़कर जाएं और सीधा छीन लें। ये तो आज तक किसी ने देखा नहीं। पटना के अपने पत्रकार मित्रों को एक स्मरण में दिलाना चाहूंगा, बहुत लोगों को जानकारी होगी। चारा घोटाले में लालू जी के खिलाफ कार्रवाई में हम लोग सक्रिय थे,
तो सीबीआई को रोज गाली पड़ते थे कुछ सारे लोग, बाकी होता था। लेकिन कभी पटना के सीबीआई के दफ्तर में आरजेडी के लोगों ने हमला नहीं बोला था। हाँ, ये स्वीकारना पड़ेगा। बाद में सजा हो गई, अलग बात है, उसकी चर्चा आज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, कोयला स्मगलिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है और वहां जाकर जाए, जबरदस्ती रोके, फाइल छीन ले और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए। आपको मालूम है कि वहां पर तुरंत ईडी के खिलाफ एफआईआर किया गया। अरे ममता जी ने पहली बार नहीं किया था, आपको याद होगा जी, जो अभी डीजीपी हैं, जब पुलिस कमिश्नर थे, उनके यहां नारदा शारदा घोटाले की जांच चल रही थी, तो दीदी जी ने वहां धरना भी दिया और सीबीआई के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये उनका आचरण रहा है। कल मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई ठीक से नहीं होने दी गई, इसे हम बहुत ही चिंताजनक मानते हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरा जो हुआ है वो बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है। केंद्र में एक सरकार, प्रदेश में दूसरी सरकार तो हमेशा रहेगी, लेकिन कोई जांच हो रही है, उस जांच को मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर जबरन रोक दें, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने नोटिस किया है, कहा कि देश ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और इसको हम फैसला करेंगे कि सीबीआई, ईडी, करप्शन की जांच, इसके बारे में सवाल उठते हैं। तो उठते हैं तो क्या इस तरह से जबरदस्ती करेंगे मुख्यमंत्री? तो उन्होंने मुख्यमंत्री को भी नोटिस किया है और ईडी ने अपने आवेदन में ऐसा आग्रह किया है कि पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को सस्पेंड किया जाए। जिनका काम कानून की रक्षा करना है, वो अपने मुख्यमंत्री के पीछे कानून को किस तरह से तोड़ते हैं, और ईडी जो भ्रष्टाचार की जांच कर रही है उसको लेकर ही बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नोटिस किया है। 3 फरवरी को सुनवाई होगी। मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से ममता जी की सरकार और स्वयं ममता जी ने सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया, उसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और बाकी तो कोर्ट की सुनवाई है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात जो मुझे कहना है, और फिर मैं आपके प्रश्नों को जरूर लूंगा, कि संविधान की रक्षा की बात करने वाले खामोश क्यों हैं? क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या स्टालिन, जो रोज संविधान, वामपंथी संविधान की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार के मामले में एक मुख्यमंत्री जाकर फाइल छीन ले, जांच करने वाले पदाधिकारियों ने जबरदस्ती पुलिस कमिश्नर के साथ, तो ये संवैधानिक आचरण है क्या? इस पर कुछ बोलना नहीं है। तो इन लोगों का कितना दोहरा मानदंड है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है, घोर असंवैधानिक जो आचरण आया, उस पर भी खामोश है। और चलते हैं लाल किताब लेकर संविधान की। तो देश देखता है, समझता है, इसीलिए चाहे वो बिहार का नतीजा हो, आज जो नतीजा महाराष्ट्र में आ रहा है और जल्दी ही बंगाल में आएगा, आसाम फिर जीतेंगे। तो देश की जनता ने इनके सही चेहरे को पहचान लिया है, इनके संविधान के मुखौटे को बेनकाब कर दिया है अपने वोट के द्वारा। धन्यवाद। अब मैं, अगर किसी का प्रश्न है तो एक एक करके ले सकते। झारखंड में जिस तरीके से झारखंड पुलिस ने जो ईडी पर एफआईआर दर्ज कर दिया है, कल रेड भी किया, तो आपने जो कहा कि ये नया ट्रेंड हुआ है, तो क्या ये अब नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में एजेंसीज को इसी तरीके से ये टारगेट करेंगे, इसी तरीके से इंटरफेरेंस होगा? सुप्रीम कोर्ट ने यही जो टिप्पणी की है कि इस पूरे मामले के कानूनी वैधता को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम बड़ी सुनवाई करना चाहते हैं, क्योंकि समस्या होती रहती है। आपको मालूम है कि जो मैंने चर्चा की चारा घोटाले की, आप भी पुराने पत्रकार हैं, यहां कितना हमला हुआ था,
पूरे सीबीआई पर, बाकी पर। तो ये एक नए, तो संभवतः झारखंड का भी वही ट्रेंड है। हाँ, और ये तो फिर कानून का राज रहेगा कहां पर? एक कल्पना करिए, कोई मुख्यमंत्री है, जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच पे नाम आता है, जांच करने वाली एक टीम को पीट देंगे, तो जांच नहीं करने देंगे, तो लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ कहां बचेगा? ये बड़े सवाल है। जो हालात है वहां पे क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा बंगाल में? ये चुनाव आयोग का दायित्व है, हम उम्मीद करते हैं कि होगा, होना चाहिए। पूरे बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। मैं बंगाल, मुझे पार्टी ने कई बार भेजा एमपी के डेलीगेशन का नेता बनाकर के ग्राम पंचायत के चुनाव में, बाकी चुनाव में, और वहां पर नीचे में क्या होता है, जबरन वोट तो नहीं करने देते, मतलब क्योंकि हम लोग गए तो हम लोग गांव में घुस पाए, दर्दनाक दृश्य था वो। मैं संदेश खाली भी गया था, वो कहा गया कि इनको जाने नहीं देंगे। हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उनकी पूरी पुलिस हमको रोकने को लगी हुई थी। मेरे साथ जो सिक्योरिटी चलती है, सीआरपीएफ वगैरह, फिर बाकी उन्होंने फोन किया कि रविशंकर जी जा रहे हैं, तो फिर लगभग 50 सीआरपी के लोग आए। उन्होंने जाऊंगा जरूर, मैं जानता हूं क्या होता है। और एक बात आप लोगों के लिए भी कहना है मुझे, मेरे साथ पत्रकार भी गए थे इन जगहों पर, तो इनको देख करके घायल उम्मीदवार सब चिल्लाते थे, अभी क्यों आए? तो हमने शांत किया। तो हमने पूछा कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए? तुमने कहा कि हम लोग को कहां अलाउ था, हम लोग जाते थे तो पीट के भगा देते थे, वो तो आपके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। ये है बंगाल, समझे आप? और सब संविधान की बात करने वाले खामोश हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के, बंगाल के कांग्रेस के नेता भी ममता जी की आलोचना कर रहे हैं, जेन्युइन नेता। मैं बोल चुका हूं, उसके बारे में अधिकृत कमेंट पूरा रिजल्ट होने के बाद आएगा। और कोई सवाल? धन्यवाद।